Hello students, this is Arti from Shukla Coaching Classes. I am going to explain the chapter 6 यशोधर्म the conqueror of Huns. गौरवशाली भारत क्लास 4th। इस चैप्टर में आप गुप्ता साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता साम्राज्य आपने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था, ठीक है ना। ये उसका सेकेंड पार्ट है। गुप्ता साम्राज्य उसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने चैप्टर 5 में पढ़ लिया है। एक बार फिर से चैप्टर 5 को हम रिकॉल करा देते हैं कि चैप्टर 5 में आपने क्या पढ़ा है। देखिए चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है कि गुप्ता साम्राज्य की स्थापना किसने की है, श्रीगुप्त ने की है। और गुप्त साम्राज्य के पहले कौन सा वंश था, मौर्य वंश था। तो जब मौर्य वंश था तब भारत में यूनानी आक्रमण हुए, ठीक है ना। ग्रीक्स आए, ग्रीक्स ने आके, जो ग्रीक्स इन्वेडर थे वो भारत में आके अटैक कर रहे थे और उनके अटैक से इंडिया को किसने सेव किया था, मौर्य वंश ने, ठीक है ना। उसके बाद मौर्य वंश कमजोर पड़ गया था और फिर जब जो है क्या कहते हैं, मौर्य वंश के बाद फिर गुप्ता साम्राज्य आया, ठीक है ना। गुप्ता साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और श्रीगुप्त के बेटे घटोत्कच, घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटे ये यहाँ पर ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य या शाकाहारी विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चैप्टर 5 में आपने मेन समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ये पिता और पुत्र ने मिल करके शक थे उनको भारत देश की भूमि से खदेड़ दिया था, बाहर भगा दिया था। फिर जब विक्रमादित्य जो है मतलब कि वो हेवन चले गए, वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। तो उनकी मृत्यु के बाद फिर से जब दोबारा कुशांश आए, शक आए, तो उनसे फिर किसने किसने निपटा था, शकार जो है शालीवाहन ने, जो कि दक्षिण के राजा थे, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद आप इस 6 चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे विक्रमादित्य के बेटे कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त। आप लेसन 6 में, जो चैप्टर 6 में है, लेसन 6 में आप ये 6 और 7 ये कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कुमारगुप्त ने जो है क्या कहते हैं, अभी भी कुशांश आ रहे हैं, ठीक है ना, उनसे हुंस आ रहे हैं, किस तरीके से उन हुंस से युद्ध किया, उनको अपने देश की धरती से भगाया। और जब कुमारगुप्त गद्दी पर थे तो इनका बेटा स्कंदगुप्त वो सैनिकों को कमांड कर रहा था, वो कमांडर था, सेनापति था, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त बने। स्कंदगुप्त हुंस से युद्ध करते करते युद्ध भूमि में मारे गए। 16 साल तक लगातार इन्होंने युद्ध किया था। फिर जब स्कंदगुप्त नहीं रहे तो उसके बाद फिर मालवा के छोटे से राजा हुए, राजा यशोधर्म। उन्होंने हुंस से युद्ध किया था और उनको अपने जो है उनको अपने देश से बाहर निकाला था। उनको मतलब कि आखिर में उन्होंने जीवन दान भी दे दिया, क्योंकि हुंस ने उनसे जीवन की भीख मांगी कि आप मुझे भाई जाने दीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम अपना चैप्टर एक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको एक बार फिर से बता दें, ये देखिए ये मैप मैंने बनाया हुआ है, हालांकि बहुत सही मैप नहीं बना है, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आप समझ पाएंगे। ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। देखिए नीचे वाले हिस्से में तो पानी है। जब भी अटैकर, जब भी इन्वेडर आते थे ना, तो हमेशा कहाँ आते थे, ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट से आते थे। दैट इज कॉल्ड उत्तर पश्चिम। कहाँ से आते थे, नॉर्थ वेस्ट। और ये भारत पूरा, ये इतना पूरा यहाँ तक भारत था। इसके बगल में क्या था, अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक, इस टाइप से ये थे। अब जो है ये जो शक, कुषाण और हुंस थे, ये कहाँ से आते थे, ये मध्य एशिया से आते थे, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया से आते थे। और ये आगे ये यहाँ पे सिंध पड़ता था, ये सिंध पर आक्रमण करते थे। बहुत बड़ा पंजाब का एरिया सिंध कहलाता है, सिंध है, ये पंजाब का पूरा एरिया है, पंजाब, ठीक है ना, इधर पंजाब, ठीक है ना, राजस्थान, फिर आपका ये गुजरात, ये पूरा एरिया, इस एरिया में ही आके अटैक करते। तो यहीं से धीरे आके यहाँ पर आपका उज्जैन पड़ता है, यहाँ तक आके पूरा घुसते 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 क्या करते हैं, इंडिया के अंदर ही घुसते चले आते हैं। और फिर यहाँ पे आके लूट खसोट करना, मारपीट करना, लोगों के गांव को जला देना, ठीक है ना। इनके जो ये शक, कुषाण, हुन से जो बर्बर जनजातियां थी ना, इन जनजातियों के जो आदमी, औरत, बच्चे सब लड़ाके होते थे, सब लूटपाट और मारकाट करते थे। इनका ये इनकी डेली और की लाइफ थी। जैसे होता नहीं है कि लोग रोज का रोज वही खाने के लिए वो जाएंगे, पेड़ से फल तोड़ेंगे, या कुछ लोग शिकार करेंगे, आखेट करेंगे, उसी तरीके से इनका कुछ जीवन था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, बर्बरी हंटर, ठीक है ना। ये जो बर्बर हुन है, द पावर ऑफ शाकाज एंड द पावर ऑफ कुशान was shattered by this country। देखिए जब कुशान और शक आए थे ना, तो यहाँ पर आकर इनकी शक्ति जो है वो पूरी तरीके से चूर हो गई थी, ठीक है ना। द हुन्स कास्ट विच वॉज लिविंग
इन द सेंट्रल एशिया वॉज स्टिल लेफ्ट। देखिए इतने हुन्स और शाकाज इन सबको मार के भगाया गया, लेकिन उसके बावजूद कितने लोगों को मार के खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सेंट्रल एशिया में हुन्स रह गए थे, अभी भी थे, और ये वहां से बार बार इंडिया में आते थे आक्रमण करने, इन्वेड करने। दिस शक वॉज मोर फियर्स, जो शक होते थे बहुत ज्यादा भयंकर होते थे, कुषाण से भी ज्यादा भयंकर थे, ठीक है ना। इन द नंबर ऑफ मिलियन ऑफ वुमेन, इनके इसमें मतलब लाखों की तादाद में औरतें, आदमी और बच्चे होते थे। ये घोड़ों पे घुड़सवारी करते थे, ठीक है ना, और ये ज्यादातर ही घूमते ही रहते थे। दे यूज टू रोम द स्पेयर्स, whenever they wandered they started shouting at the same time, जब कभी भी ये घूमते थे ये एक साथ चिल्लाते थे। it was their daily work to kill, और इनका रोजमर्रा का काम क्या था, लोगों को मारना, लूटना और आग जला देना। It was a celebration of a drinking in the enemy's skull and dancing, ये अपने दुश्मनों को मार के उनकी खोपड़ी में उनके खोपड़ी मतलब खप्पर में जो है दारू शराब डाल के पीते थे। और चाइना, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में दे मेड अ स्टोक, इन्होंने तो तबाही मचा दी थी। दे डिस्ट्रॉय द कंट्री ऑफ कंट्री, इन्होंने देश के देश उजाड़ दिए, बर्बाद कर दिए। वन ऑफ देयर ग्रुप, इनका एक जो ग्रुप था वो यूरोप चले गया, और जो दूसरा ग्रुप था वो गांधार आ गया। ये गैंगर नहीं है, गंधार होगा, ये गंधार क्षेत्र में आ गया। गंधार क्षेत्र आपका अब हमारी इंडिया के साइड में पड़ता है। दे हैड लर्न टू ट्रम्पल, क्रश, किल एंड लूट, इनको सिर्फ जो है रौंदना, कुचलना, मारना और लूटना, यही सारी चीजें ही इन्होंने सीखी थी, इनको बस यही आता था। फिर नेक्स्ट है युवराज स्कंदगुप्त। देखिए फॉर्चुनेटली द कंट्रीज रेन was not in weak hand at that time, सम्राट विक्रमादित्य सन सम्राट कुमार गुप्त was the king of मगध। देखिए अभी भी जो कंट्री की जो कमान थी ना, जो मतलब कि देश की कमान थी, वो किसी कमजोर हाथ में नहीं थी। सम्राट विक्रमादित्य के जो बेटे थे कुमार कुमार गुप्त, अब वो मगध के राजा बन गए थे, ठीक है ना। देखिए इसके पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि विक्रमादित्य ने शक को किस तरीके से मार भगाया। अब विक्रमादित्य के जो बेटे कुमार गुप्त हैं वो भी विक्रमादित्य की तरह ही बहादुर हैं, बहादुर योद्धा हैं, और उन्होंने कुशाण को मार भगाया है। वो बहुत ही महान योद्धा थे और बहुत ही कुशल थे, ठीक है ना। ही वॉज वेरी ग्रेट एंड स्किल्ड। एज सुन एज द न्यूज ऑफ द इन्वेजन रीच्ड हिज फोर्स दे मूव्ड टुवर्ड द वेस्ट, और जैसे ही उन्होंने सुना कि विदेशी आक्रमण करने आ रहे हैं, वो अपनी सेना ली और लेके पश्चिम की तरफ चल दिए। अब युवराज स्कंदगुप्त कौन है, कुमार गुप्त के बेटे, ठीक है ना। वो उस समय सेना को कमांडिंग का काम कौन कर रहा था, सेनापति कौन था, स्कंदगुप्त, जो कि कुमार गुप्त के बेटे थे, ठीक है ना। वो अपने ग्रुप को लेकर निकले, वो ही सेना का कमांड कर रहे थे, ठीक है। अ फ्रंट वाज सीन इन द वैली ऑफ द माउंटेन अक्रॉस द इंडस, अब जो है क्या कहते हैं, वो इंडस रिवर के पास जो पहाड़ों की घाटियां थी वहां पर पहुंच गए। और वहां पर क्या था, देयर वाज नो डेफिनेट आर्मी ऑफ द हुन्स की मतलब की सेनाओं की तो कोई अंत ही नहीं थी, इतने सारे थे वो। हिज ट्रोल वर कॉन्स्टेंटिंग कमिंग इन द थाउजेंड, और वो जत्थे के जत्थे में, हजारों के जत्थे में बस वो चले ही आ रहे थे। जैसे कि टिड्डियों का दल होता है ना, कभी टिड्डियों का देखिएगा आप, उसमें यूट्यूब में डाल के देखिएगा, पता चल जाएगा टिड्डी जो है दल के दल में झुंड में आके कैसे आक्रमण करते हैं, उनका कोई अंत ही नहीं था। ही हैड नो एंड, सो द वॉर कंटिन्यूड फॉर ईयर, इसलिए सालों तक वो युद्ध चलता रहा। दिस बॉर्डर ऑफ इंडिया द स्टेट बिकम रेड, अब भारत की जो भूमि थी, जो सीमा थी, वो पूरी तरीके से लाल हो गई थी। विद द ब्लड ऑफ देयर एनिमी, उन हुंस के मतलब उन हुंस को मारते गए, ठीक है ना। जब दुश्मन को मारते गए तो दुश्मनों के को मारने से उनके खून से क्या हुई, धरती पूरी तरीके से भारत की भूमि लाल हो गई। द वैली वर डिवाइडेड बाय द क्रॉप्स, और वहां पर लाशों से जो जमीन थी वो पूरी भर गई थी, बैटल लैंड पूरी लाशों से बिछ गई थी। इन दिस फर्स्ट अटैक द हुन्स वर वेट आज दे शडर्ड, अब पहले ही अटैक में ऐसा लगा कि जैसे सर मुड़ाते ही ओले गिरना, सर मुड़ाते ओले गिरना इन द सेंस कि जैसे ही हुन्स भारत की सीमा को ही वो छूते थे ना, छूने भर से ही उनको मार दिया जाता था कि तुम छू के दिखाओ। देयर ट्रोल रन अवे, अब वो भैया भागने लगे। दे कुड ब्रीथ पीस आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर, अब जब वो देखा कि अरे ये क्या, यहाँ तो आते ही हमारे हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हम भी मारे जा रहे हैं, तो वो उल्टे पैर उन्होंने क्या कर दिया, वहां से भागना शुरू कर दिया कि भैया भागो, अब तो बच के भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और फिर से वो जो है सीमा को पार कर करके भागने लगे। द फियर्स बैटल स्टक हिम सो मच देन ही कुड नॉट लिफ्ट
हिज हेड फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर। और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि अगले 40 सालों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ पे पलट के देखता। बाई कंक्वायरिंग द एनिमीज, अब जब वो अपने दुश्मनों को जीत लिए तो जो युवराज स्कंदगुप्त थे वो पाटलिपुत्र आए, ठीक है ना, रिटर्न टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या, मगध की राजधानी। when he was welcomed, और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया, अश्वमेध यज्ञ किया गया, ठीक है ना। द फादर was blessed to find the right son, जो उनके पिता थे कुमार गुप्त, वो अपने आप को ईश्वर को आभारी मान रहे थे कि ईश्वर ने उनको इतना अच्छा सुपुत्र दिया है, क्योंकि आफ्टर दिस ग्लोरियस सन, इस गौरवशाली पुत्र के बाद अब जो है क्या कहते हैं भाई, उनके बाद इस गद्दी को कौन संभालेगा, कुमार गुप्त का बेटा स्कंद गुप्त ही तो संभालेगा। अब वो उन्होंने कहा कि जब ये जैसे ही स्कंद गुप्त गद्दी पर बैठे, ठीक है ना, एम्परर बिकम द ओनली टाइम ही वुड हैव स्पेंट अ लिटिल टाइम, जैसे ही वो गद्दी पर बैठे कुछ समय ही बीता था कि फिर से हुंस जो थे वो वापस आ गए, अटैक करने लगे। और इस बार क्या था कि ये जो अटैक था वो और भी ज्यादा भयंकर था, ठीक है ना। द अटैक वॉज फियर देन बिफोर, ये जो हुंस होते थे ये टिड्डी के दल की तरह आते थे और इनका हर बार अटैक पिछले अटैक से ज्यादा भयानक होता था। क्यों, क्योंकि इस टाइम जो इनका कमांडर था वो कौन था, खिलखिल था, इनके सरदार का नाम खिलखिल था। ये इन्होंने आर्मी कैसे इकट्ठा की थी, इन्होंने पहले ईरान को जीता, ठीक है ना। दे केम टू विक्ट्री बाय विनिंग द ईरान, इन्होंने ईरान को जीता और वहां से आर्मी को कलेक्ट किया, उनको आर्मी मिल गई और सारी। फिर इन्होंने यूरोप, रोम, सब जगह इन्होंने क्या किया, पूरी तबाही मचा दी। मेड अ स्ट्रोक, स्ट्रोक माने क्या होता, तबाही मचा दिया। सो दिस टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म इन देम, अब इनके अंदर और ज्यादा जोश से भर गए कि भैया हम तो तीन तीन जो है क्या कहते हैं देश को लूट खसोट के मार के आ रहे हैं, अरे इंडिया क्या है, इंडिया की तो ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे तो भाई कौन है, यहाँ पे तो स्कंदगुप्त हैं, कुमार गुप्त के बेटे। कंटिन्यू वॉर वॉर 16 ईयर, अगले 16 सालों तक ना कंटिन्यू वॉर चलता रहा। दे बिलीव दैट दे वुड कास्ट देयर फ्लैग ऑन इंडिया इन अ फ्यू डे, उनको इस बात का विश्वास था कि हम तो बस कुछ ही दिनों में इंडिया में अपना झंडा लहरा देंगे, किसको, हुंस को। बट क्या हुआ, इन द हंटिंगनेस दे वर इन द प्राउड, उनको बड़ा गर्व था, बड़ा घमंड था। अब हियर स्कंदगुप्त वाज आल्सो फुल रेडी, स्कंदगुप्त भी पूरी तरीके से तैयार बैठे थे। दे हैड प्लेज, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, क्या प्रतिज्ञा कर ली, टू ट्विस्ट द एनिमीज नेक एंड एट द डोर ऑफ द हाउस, हमारे घर के चौखट को छू के तो देखें, उनकी गर्दन न मरोड़ दी तो देखना। स्कंदगुप्त ने क्या प्रतिज्ञा कर ली कि हमारे चौखट को छू के तो देखें, इनकी गर्दन मरोड़ देंगे हम। और इस तरीके से मगध रीच द एम्परर स्कंदगुप्त मोर्चा विद द ह्यूज आर्मी इटसेल्फ, इस तरीके से जो स्कंदगुप्त थे वो मगध की आर्मी के साथ मोर्चा लेके खुद ही निकल पड़े। दिस वॉर वॉज अ वॉर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, और जो ये युद्ध था ना वो युद्ध हमारे देश की स्वाधीनता के लिए था। जो इंडियन सोल्जर थे वो जो है हुणों का सामना कर रहे थे, उन हुणों का सामना कर रहे थे जो ईरान, यूरोप और रोम इन सबको जीत करके आए थे। और हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो इनके खून के प्यासे थे, इन्होंने कहा कि आज तो इनके खून से ही होली खेलेंगे। फियर्स वॉज ब्रोक आउट, ठीक है ना, एकदम पूरा जो है मतलब कि फियर्स ब्रोक आउट हो गया, डर डर के हमारे सब जो है वो हो गए। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉर, ये एक तरीके से बहुत ही असाधारण युद्ध था। द वॉर कंटिन्यू फॉर 16 कंजिक्यूटिव ईयर, और अगले 16 सालों तक लगभग ये निरंतर वॉर चलता रहा, युद्ध चलता रहा। ये कोई 2 हफ्ते 2 महीने का युद्ध नहीं था। द ट्रंक्स ऑफ हॉर्न वर कमिंग, अब जो है ये जो हुंस थे ये लाखों की तादाद में जो आ रहे थे। द इंडियन हीरोज मदर कालीज खप्पर केप्ट फिलिंग विद द ब्लड ऑफ द एनिमी, और जो हमारे भारतीय हीरो थे ये काली माँ की तरह इन्होंने अपने हाथ में खप्पर ले रखा था और ये अपने दुश्मनों के खून से उस खप्पर को ये भर रहे थे। हुंस वर किल्ड इन द नंबर ऑफ मिलियन, अब इनको मतलब लाखों की तादाद में हुंस को मारा गया। द ब्रेवरी ऑफ इंडियन हीरोज, जो हमारे भारतीय सैनिक थे इनकी जो बहादुरी है वो एकदम बहादुरी के साथ, हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो एकदम बहादुरी के साथ खड़े थे, स्टूड, खड़े थे एकदम आयरन की दीवार बनकर, लोहे की दीवार बनकर, मतलब कि हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो एकदम लोहे की दीवार बन के खड़े हो गए और एक भी हुंट को अंदर नहीं आने दे रहे थे। और 16 साल के बाद क्या हुआ, आफ्टर 16 ईयर ऑफ वॉर द एनिमी कुड नॉट मूव इवन एन इंच फर्दर, ये 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हमारे भारत भूमि पर। फाइटिंग इन दिस वॉर, इस युद्ध में लड़ते हुए
आर ग्रेट किंग स्कंदगुप्त बिकेम मर्टायर। इस युद्ध में लड़ते लड़ते हमारे महान राजा स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई। और मगध रूल नाउ केम इन अ वीक हैंड। अब मगध का जो शासन था वो किसके हाथ में आ गया था? वो एक तरीके से मतलब कि एक कमजोर राजा के हाथ में आ गया था। मिहिर कुल एट्रोसिटी, देखिए इसके पहले हुन के सरदार कौन थे? खिलखिल। खिलखिल तो मार उठे, ठीक। अब कौन आया? मिहिर कुल एट्रोसिटी। इट वॉज ऑलरेडी बीन सेड दैट देयर वॉज नो एंड टू द नंबर ऑफ हुन्स, ओनली अ फ्यू ईयर लेटर देयर थर्ड इन्वेजन टुक प्लेस। देखिए हुन्स का जो आक्रमण था ना वो भी खत्म नहीं हुआ था, कुछ साल बीते ही थे कि फिर से हुन्स ने तीसरी बार अटैक किया भारत की भूमि पर। और इस बार क्या था, जो पर्सन था उसका नाम क्या था? तोरामन था, ठीक है ना। वो इसको ऑपरेट कर रहा था, इस जो है क्या कहते हैं युद्ध को ऑपरेट कर रहा था कि हमें चल के भारत पे आक्रमण करना है और भारत की भूमि पर कब्जा करना है। बट आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद क्या हुआ कि उसकी आर्मी को कौन मैनेज कर रहा था? मिहिरकुल मैनेज कर रहा था, ठीक है ना। आर्मी वाज मैनेज बाय मिहिरकुल एट दैट टाइम ऑफ हिज अराइवल। जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, द डेमोनिक हैबिट ऑफ हुन्स एरप्टेड, जैसे कि उनकी ये मतलब कि उनका ये नेचर में था कि वो अत्याचार करते थे, ठीक है ना, चीजों को उखाड़ पखाड़ देते थे, लूट खसोट करते थे, चीजें जला देते थे। और उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया? द सेम टाइम तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉय। इन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। होली लाइट ऑफ द लाइब्रेरी वाज बर्न। अब मतलब कि लाइब्रेरी में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें सब थी सब पूरी जल गई। द हरिकेन अटैक ऑफ द हुन्स इंक्रीज, और इनका जो ये आक्रमण था वो एकदम जो है क्या कहते हैं तूफान की तरह बढ़ता ही जा रहा था। वाइल सीइंग दे गॉट देयर राइट इन पंजाब मालवा, जब इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने मतलब कि आक्रमण करते करते ये कहाँ तक पहुंचे थे, इन्होंने अधिकार जमा लिया पंजाब, मालवा, गुजरात और सिंधु, इन सब जगह, इन सब क्षेत्रों में इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, आके अपना राज्य बसा लिया। और उज्जैनी नगर केम अंडर देयर कंट्रोल, उज्जैन जो है वो इनके नियंत्रण में अब आ गया था। द किंग ऑफ मगध वॉज वीक। अब देखो किंग मगध का जो किंग था वो तो पहले से ही कमजोर था। सो नाउ पीपल वर नॉट रेडी टू सी हिम, टू एक्सेप्ट हिम एज अ किंग। अब लोग उसे राजा स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। भाई कोई भी कमजोर राजा क्यों चाहेगा? राजा का क्या काम है? अपनी प्रजा की रक्षा करना विदेशी आक्रमणों से। जो छोटे छोटे स्टेट थे, छोटे छोटे स्टेट भी क्या हुए, छोटे छोटे जो राज्य थे अब वो भी सिर उठाने लगे थे मगध की तरफ, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि जो संगठन था उसमें संगठन में की शक्ति में भी कमी थी, ठीक है ना। क्या करे, स्मॉल स्टेट ऑल्सो स्टार्ट लिफ्टिंग हेड, वो भी जो है उठाने लगे। देयर वाज अ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर, जो संगठन थे उनकी शक्तियों में भी कमी थी। दैट इज व्हाई द एनिमी हैड पोस्टेड हिज सीट एट द गेट ऑफ इंडिया, और इस तरीके से इन्होंने भारत में आकर अपना डेरा जमा लिया। अगर कोई, एक बात बताइए, आप अगर किसी को अपने घर में घुसने से नहीं रोकेंगे तो कोई भी आपके घर में आके डेरा जमा लेगा, ठीक है ना। तो भारत के राजा जब कमजोर पड़ गए तो विदेशी आके यहाँ पे डेरा जमाने लगे। देयर वॉज नो इन टू द एंगर ऑफ द पेट्रियट मासेस। अब जो जो देशभक्त थे ना उनकी उनकी क्रोध की सीमा नहीं थी, वो एकदम क्रोध में जले होने जा रहे थे। ये राजा क्या है, मतलब ये हम लोग की रक्षा नहीं कर रहा, आके हर कोई हमारे ऊपर मतलब हमारा राजा बन के बैठ रहा है, हमारे हमको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, हमें जीने नहीं दे रहा है। तो इन सबको देख के फॉरेन किंग ऑन द थ्रोन ऑफ द एम्पायर, लेकिन अच्छा मतलब कि जो प्रजा थी उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे देश के राजा कभी विक्रमादित्य हुआ करते थे, आके कोई उनकी गद्दी पर बैठ जाए। द पीपल लुक्ड लाइक अ फायर, हर कोई एकदम मतलब कि आंख बबला होता इस बात को देख करके। उन्हें अपनी कंट्री की इंसल्ट, बेइज्जती ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। द कंट्री वर नॉट रेडी टू बियर देम, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कैसे कोई हमारे मतलब देश में हमारे राजा की गद्दी पर आकर बैठ गया। द पब्लिक वॉज थ्रोन आउट टू ओवर थ्रू फॉरेन पावर, वो इस विदेशी शक्ति को उखाड़ फेंकना चाहती थी देश की जनता। देयर वॉज अ नीड, अब जरूरी थी कि उन्हें एक क्वालिफाइड लीडर चाहिए। उन्हें क्या चाहिए था? एक क्वालिफाइड लीडर। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ ब्रेव हीरो, देखो ब्रेव बहादुर हीरो की कमी नहीं थी, एक से एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे सैनिक थे जो उनको धूल चटा सकते थे, ठीक है ना। आर्मी की भी कमी नहीं थी। देयर वॉज ऑल्सो नॉट शॉर्ट द आर्मी वॉज ऑल्सो नॉट शॉर्ट, आर्मी की भी कमी नहीं थी। द डिजायर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द एनिमी वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, उनकी एक प्रबल इच्छा थी कि वो बदला लेना चाहते थे अपने दुश्मनों से, ठीक है ना। अब देयर वॉज अ लैक ऑफ वर्दी किंग, बट कमी किसकी थी? एक योग्य राजा की कमी थी। हु ऑर्गेनाइज एवरीवन एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी एंड कैन अटैक लाइक अ
लॉइन ऑन द आर्मी ऑफ एनिमी, जो दुश्मनों पर जो है एक शेर की तरह अटैक कर सके, तो उनको एक ऐसा राजा चाहिए था। नाउ द हीरो किंग ऑफ यशोधर्म। अब हम यशोधर्म के बारे में पढ़ेंगे। भाई देखिए, स्कंदगुप्त तो जो है क्या कहते हैं, हुणों से युद्ध करते करते मारे जा चुके हैं, ठीक है ना। अब मिहिर कुल की सेना कुछ समय बाद फिर से, जो कि मध्य एशिया की बर्बर जनजाति की, हुड़ की जनजाति की है, ये हमारे देश में घुस आए हैं। अब इनसे कौन निपटेगा? अब इनसे निपटेंगे यशोधर्म, ये मालवा के एक छोटे से राजा हैं। A similar great man emerged from India mother womb in the watches of crisis। जब संकट की घड़ी आती है ना कोई जो है क्या कहते हैं, ईश्वर का रूप लेके जरूर आता है हमें बचाने के लिए। उसी समय एक जो है क्या कहते हैं, जो हमारी भारतीय माँ की कोख से एक महान व्यक्ति का उदय हुआ। दिस सिचुएशन वॉज नॉट सीन बाय यंग किंग यशोधरम ऑफ मालवा रीजन। जो यशोधरा के जो छोटे राजा थे, ठीक है ना, इनसे ये स्थिति देखी नहीं गई देश की। और इन्होंने प्लेज किया, ही पुट अप प्लेज, इन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? टू टेक द एम्परर डाउन फ्रॉम द थ्रोन एंड टेक रेवेंज फ्रॉम द हुंस, कि वो हुंस को उनकी गद्दी से उतार कर ही दम लेंगे। ठीक है, जो हुंस बाहर से आके हमारे देश में बैठ गए हैं राजा बन करके, हम इन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अब द किंग वॉज स्मॉल, जो यशोधर्म थे वो छोटे राजा जरूर थे, लेकिन उनका गोल बहुत बड़ा था, उनका उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। ही हैड नो पर्सनल सेल्फिशनेस, उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, और वो अपनी जान निछावर करने के लिए भी तैयार थे अपनी मातृभूमि के लिए। ठीक है ना, ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ, वो खुद को भी परित्याग कर देना चाहते थे, अपने अपने को बलि देवी पे चढ़ा देना चाहते थे। किस चीज के लिए? ऑन द कंट्री सेक्रीफाइस, मतलब अपनी कंट्री के त्याग के लिए, अपने कंट्रीज के बलि देवी के लिए। अ ज्वाइंट फ्रंट ऑफ ऑल द नेबरिंग नेबर, अब उन्होंने जितने भी आसपास के छोटे मोटे राज्य थे उन सबको तैयार किया कि हम सब मिलके मिहिर कुल पर आक्रमण करेंगे। ठीक है ना। एंड मिहिर कुल वॉज मोबिलाइज्ड बाई ऑर्गेनाइजिंग ए लार्ज आर्मी, और इस तरीके से उसको घेरा गया एक बड़ी आर्मी के द्वारा। ठीक है ना, क्योंकि यशोधर्म ने छोटे छोटे राजाओं को, आसपास के जो राजा थे उनको सबको इकट्ठा करके और फिर उसको मोबिलाइज मतलब घेरा एक बड़ी आर्मी के साथ मिलकर। द ऑर्गेनाइजेशन हैज इनविनिसिबल पावर, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो संगठन होता है ना, देखिए जब आप ग्रुप में कोई काम करते हो ना, तो उसकी शक्ति ही कुछ और होती है। इनविजिलेशन की एक अजय शक्ति होती है। देखिए एक अकेला आदमी, कहते नहीं है, अकेला आदमी जो है पहाड़ नहीं तोड़ सकता, लेकिन ऐसे तो इस चीज को भी जो है क्या कहते हैं, दशरथ मांझी ने इस स्लोगन को काट ही दिया है कि एक अकेला आदमी पहाड़ भी तोड़ सकता है अगर अपने पे आ जाए। लेकिन कई सारे मिल जाए ना, तो उसका जो है क्या कहते हैं, जो काम देर से होगा वो काम जल्दी हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि संगठन में ना अजय शक्ति होती है। अगर हम सब लोग मिल के काम करेंगे तो हम इन जो है जो आतंकवादी हैं, जो इन्वेडर हैं, अत्याचारी जो आके हमारे देश पे बार बार आक्रमण करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि हमारी तरफ उठा के देख लें। देन दिस वॉर वॉज बीइंग फॉट फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, और ये जो युद्ध था वो हमें अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ना था। ईच सोल्जर्स वॉज रेडी टू सेट टू धूम बाई एडमायरिंग पावर्स लाइक लॉर्ड शिवा, और हर सैनिक भगवान शिव की तरह हर सैनिक से, अपने दुश्मन सैनिक से युद्ध कर रहा था। There was a bout of rivalry between the two armies at the place called Mandsaur। मंदसौर एक जगह है जहां पर ये दोनों आर्मी एक दूसरे से भिड़ गई। ठीक है ना। देयर वॉज अ वॉबलिंग वॉर, और एकदम इन लोग के बीच में एकदम घमासान युद्ध होने लगा। द फील्ड द फील्ड वॉज फिल्ड विद डेड बॉडीज, ठीक है ना, ऑफ एनिमी सोल्जर। अब जो मतलब कि जो दुश्मन थे उनके सैनिकों से वो फील्ड पूरी तरीके से पाट उठी थी। Yasodharam was then announcing it as an instant time and was roasting on the army. Hearing the courage of the Indian sword belief of Huns was broken। अब जो यशोधर्म थे उस समय उन्हें तत्कालीन समय बताकर सेना पर उन्होंने वो आक्रमण कर रहे थे। ठीक है ना, और जो भारतीय तलवारों की धमक थी उसको सुनकर हुंडों का जो विश्वास था वो टूट गया। ठीक है ना, हुंस वॉज ब्रोकन, बिलीव ऑफ हुंस वॉज ब्रोकन। ठीक है ना, क्यों टूट गया? क्योंकि उनको मतलब ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब भारतीय इतने ज्यादा वो हो सकते हैं और इतने तैयारी के साथ हैं। बाई सीइंग हुड्स एम्परर वाज टेकन कैप्टिव, व्हाट वाज देन, अब इसको देखते ही क्या हुआ
कि यह देखकर जो हुन सम्राट थे उनको जो है बंदी बना लिया गया। भाई हुन पर इस तरीके से टूटे हमारे भारतीय सैनिक, हमारे भारतीय हीरोज, और उनको देखते देखते जो हुन के सम्राट थे उनको बंदी बना लिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, देयर वॉज अ स्ट्रोक इन द आर्मी ऑफ हिंद, वहां पे तो हड़कंप मच गया। स्ट्रोक मैंने क्या होता, हड़कंप मच गया। जब उनके सरदार सरदार कोई बंदी बना लेगा तो उनके उनके उसमें क्या हो गया, मतलब हड़कंप मच गया उनकी आर्मी में, उनकी सेना में कि अरे हमारा तो सम्राट ही पकड़ लिया गया, अब हम क्या करेंगे। द आर्मी रैन अवे फ्रॉम देयर हुंड, अब वहां से क्या मतलब कि हुंड की जो आर्मी थी वो भागने लगी। ठीक है, सेना वहां से भाग गई। जब उनके सम्राट को पकड़ लिया गया तो जो बचे कुछ लोग थे वो वहां से बच के भाग निकले। द एम्परर सिचुएशन which became shaky with the word over his atrocities became miserable. His arrogance became shattered. जब उनकी सेना भाग गई तो उनका अहंकार क्या हो गया, चूर चूर हो गया। ठीक है ना। The emperor situation was became shaky with the word, उनका घमंड चूर चूर हो गया और उसे भारतीय क्षेत्र छोड़कर चले जाना था। ठीक है, उनका जो है क्या कहते पूरी तरीके से क्या हो गया, हुणों की सेना में हड़कंप मच गया और वहां से सेना भाग गई और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। द आर्मी रैन अवे फ्रॉम देयर हुंड, द सिचुएशन विच बिकेम शैकी विद द वर्ड ओवर द एट्रोसिटीज, अत्याचार से उनकी मतलब पूरी स्थिति एकदम दयनीय हो गई थी। उनका जो घमंड था, एरोगेंस, वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो गया, चूर चूर हो गया। फॉलिंग डाउन ऑन द फीट ऑफ द एम्परर यशोधर्म, अब जो वो मतलब कि जो उसका सम्राट था ना, कौन सम्राट था, मीरकुल, वो यशोधर्म के पैर पे गिर गया। और ही स्टार्टेड टू प्रेइंग फॉर हिज लाइफ, और कहा कि भैया मुझे जाने दो, मुझे मारो नहीं, मुझे जीवित छोड़ दो। तो एम्परर फेल्ट पिटी, एम्परर को जो है मतलब दया आ गई। सो ही वॉज गिविंग लाइफ, गिविंग डोनेशन ऑन हिज रिक्वेस्ट, और उसके चिरौरी करने पर, मिन्नत करने पर सम्राट जो यशोधर्म थे उन्होंने उसको जीवन दान दे दिया कि भैया जाओ, तुम जी जाओ, नहीं मारेंगे, जाओ, लेकिन अब यहाँ पे आना नहीं। ही वॉज ओनली टू लीव द इंडियन टेरिटरी, उसे कहा कि ठीक है तुम्हें छोड़ तो रहे हैं लेकिन हमारे देश की, हमारे भारत देश की क्षेत्र को छोड़कर पहली बात तो तुम चले जाओ यहाँ से। मोर देन एक्सेप्टिंग इट, और उसको एक्सेप्ट उसको अब उसके पास जो मीर कुल था उसके पास इस बात को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। वॉट वॉज दैट फॉर्डर इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है ना, फॉर्डर मतलब क्या होता, चारा। अब उसके पास, मीरकुल के पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय इस बात के कि वो एक्सेप्ट कर ले कि भैया ठीक है, हम तुम्हारे देश को, हम तुम्हारी जो भूमि, जो तुम्हारा भारत देश है, उसके जिस क्षेत्र को हमने कब्जियाया हुआ उस क्षेत्र को हम छोड़ के चले जाएंगे। आफ्टर डिफीटिंग द हुंड, जब हुंड्स को हरा लिए, द स्टोरी ऑफ यशोधर्म स्प्रेड ऑल अराउंड, अब स्प्रेड जो यशोधर्म थे उनकी कहानी सब जगह फैलने लगी कि यशोधर्म ने किस तरीके से, बताओ इतनी छोटी उम्र में इतने छोटे से राजा ने, और मतलब कि और राजाओं को मिला करके और हुंस को अपने देश से भगा दिया, सारे हुंस छोड़ के चले गए। उनका बहुत ग्रांड वेलकम किया गया, कहाँ पर, उज्जैन में। दे वर डिक्लेयर्ड एम्परर देयर, और उसके बाद वहां पर उनको देर मतलब कहा, मगध में उनको मगध का राजा घोषित कर दिया गया। एज सुन एज द महाराज बिकम किंग, जैसे वो महाराज बन गए, he went beyond the Indus river, वो सिंधु नदी के पास चले गए, and threw away the remaining power of the Huns and cast it out of the roots, और वहां पर उन्होंने अपनी सारी शक्ति को झोंक दिया हुंस को उनके जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। फ्रॉम द हिंदुकुश माउंटेन्स, जो हिंदुकुश पहाड़ था, टू द कोस्ट ऑफ अ कन्याकुमारी, हिंदुकुश पहाड़ जो है वो कन्याकुमारी की सीमा तक था, और वहां पर उन्होंने वहां तक पूरा अपना केसरिया झंडे को फैला दिया एक बार। इन दीज 1300 ईयर, मतलब 1300 सालों में बहुत सारी मैनी बर्बेरियंस who trampled the world under the feet had advanced to such an extent with the command to win India, और इन 1300 वर्षों में संसार को जो है पैरों तरों लौंड डालने वाले बहुत सारे बर्बर लोग भारत को जीतने के लिए अपना अरमान लेकर यहाँ पर आए थे। ठीक है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए कि भैया हम भारत को जीत लेंगे, हम भारत को जीत लेंगे। सम ऑफ देम रीच द गेट ऑफ इंडिया, कुछ तो भारत की चौखट तक पहुंच गए। ठीक है ना, एज सुन एज दे, लेकिन जैसे वे पहुंचे, दे स्टार्टेड ब्लीडिंग। ठीक है ना, जो है क्या कहते हैं उनको उनके साथ खून की होली खेली गई, उनको इतना मारा गया। सम ऑफ देम एंटर द एंट्रेंस, कुछ तो जो है क्या कहते हैं मतलब अंदर प्रवेश भी कर गए भारत के अंदर, बट कुड नॉट टिल द कोर्टयार्ड ऑफ इंडिया, लेकिन वो भारत के आंगन तक, कोर्टयार्ड मतलब क्या था, वो भारत के आंगन तक नहीं आ पाए थे। घुस तो गए थे भारत के अंदर लेकिन भारत के आंगन तक नहीं आ पाए थे। उनका जो सपना था, देयर ड्रीम ऑफ इंडिया विक्ट्री, की भारत विजय का जो सपना था कि आखिर भारत को जीत लेंगे,
रिमेन्ड अ ड्रीम ओनली, वो सिर्फ सपने का सपना ही रह गया। अब जैसे कि भारत में कौन आए थे, भारत में ग्रीक आए थे। भारत में पता है कितने यूनानी आक्रमण हुए थे, कितने ग्रीक इन्वेडर आए थे, 4 ग्रीक इन्वेडर आए थे। पीछे के चैप्टर देख लीजिएगा। सबसे पहले सिकंदर आया था, फिर सेल्यूकस आया था, फिर डेमेट्रियस आया था, फिर डेमेट्रियस का कमांडर आया था मिलियार्ड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये सब मध्य एशिया सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, शक है, कुषाण है, हुनाज है एंड दे, ये सब कैसे थे, बहुत ही एक नंबर के लालची थे। ड्यू टू देम मेनी कंट्रीज वर ruined, इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को नुकसान पहुंचाया था। येट इंडिया हैज क्रस्ड द प्राइड ऑफ ऑल ऑफ देम, सिर्फ इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जिसने इनके गर्व को कुचल दिया था। उनकी तलवारों को देयर स्वॉर्ड ब्रोक डाउन, उनकी तलवारों को तोड़ दिया था। द आर्मीज वर डस्टेड, इनकी सेना को जो है धूल में मिला दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। दे हैड दे हैड टू आस्क फॉर बेगिंग फॉर लाइफ, उनके पास कोई चारा नहीं छोड़ा सिवाय जीवन दान मांगने की, भाई हमको जाने दो, हमको ना मारो, हम नहीं आएंगे दोबारा तुम्हें परेशान करने, इस टाइप से। इंडिया बाई फॉरगेटिंग द आर्मी, इंडिया बाई फॉरगेटिंग द आर्मी, अब जो भारत थे उन्हें फॉरगेटिंग मतलब माफ कर दिया, अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। पार्डन देम, उन्हें माफ करके उन्हें जो है उनके मतलब कि शत्रु भाव को बुला करके उनको अभय दान दिया, ठीक है ना। पार्डन पार्डन मतलब कि उन्हें अभय दान दिया। हैविंग ऑब्टेन्ड द सरेंडर दीज फॉरनर वर assimilated, how great was this victory, how glorious. It is evident from this that today, as one person who is considered a descendant of those invaders does not get a single person in this country. The story that reminds of victory by removing those foreign enemies forever is their pride, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि जब मतलब भारत का क्या नेचर है कि वो बहुत भाई शत्रु भाव को भुलाकर अभयदान दे देता है। और शरणागति पाए हुए जो विदेशी थे कि इनको भाई ठीक है तुम आओ हमारे शरण में रह लो, ठीक है ना। शरणागत पाए हुए जो विदेशी थे इनको आत्मसात कर लिया। और ये जो विजय थी ये इतनी महान थी, इतनी गौरवशाली थी कि यह इसी से जो है पता चल जाता है कि आज, इसी से प्रकट होता है कि आज अपने को उन आक्रमणकारियों का वंशज मानने वाले इस देश में एक भी व्यक्ति नहीं मिलता है। और उन विदेशी शत्रुओं को सदैव के लिए मिटाकर विजय का स्मरण करवाने वाली यह कहानी ही अपनी गौरव गाथा है, ठीक है ना। तो ये गुप्ता साम्राज्य, इसको ये जो 2 चैप्टर में आपने पढ़ा लेसन 5 और 6 ये कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, हु वॉज द मगध एम्पर ड्यूरिंग द फर्स्ट अटैक ऑफ द हुन्स, जब हुन्स का सबसे पहला अटैक हुआ था तो उस समय भारत का एम्पर कौन था, तो कुमारगुप्त थे, एम्पर कुमारगुप्त, ठीक है ना, एम्पर कुमारगुप्त। क्योंकि शक से तो विक्रमादित्य ने ही निपट लिया था ना, शक को तो विक्रमादित्य ने ही मार दिया था। अब कौन आ रहे थे, अब हुन्स आ रहे थे कुषाण से। जो कुषाण थे उनसे किसने निपटा था, उनसे जो है वैशाली के जो है राजा ने निपटा था, ठीक है ना। ये शालिवाहन ने निपटा था। तो और जो हुन्स आ रहे थे, हुन्स से किसने निपटा था, तो एम्परर कुमारगुप्त ने निपटा था। बिफोर बिकमिंग अ किंग which great man fought against the enemy so that they could no lift their head of the next 40 year, राजा बनने के बाद किसने मतलब कि हुन से जो है मतलब युद्ध किया था कि अगले 40 साल तक वो लोग उठा के नजर देख भी नहीं पाए थे, तो स्कंदगुप्त ने युद्ध किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ हुन्स फ्रॉम रूट, हुन्स की पावर को जड़ से किसने उखाड़ फेंका था। व्हाट डिड ही प्रॉमिस, और उसने क्या प्रॉमिस किया था, तो हुन्स की शक्ति को जड़ से यशोधर्म राजा यशोधर्म ने उखाड़ फेंका था, ठीक है ना। फिर क्या करा, हु वॉज द मिहिर कुल, मिहिर कुल जो है अच्छा ये वाले जो क्वेश्चन है, हु डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ हुन्स फ्रॉम द रूट्स, जड़ से हुन्स की शक्ति को किसने उखाड़ दिया था, तो किंग यशोधर्म। और फिर इनका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट डिड ही प्रॉमिस, कि उन्होंने अपने आप से क्या वादा किया था। ये देखिए इसका आंसर यहाँ पर है, ये मैंने टिक किया है, आप भी अपने बुक में टिक कर लीजिएगा। ही यशोधर्म ने ये प्रॉमिस किया था, ही पुट अ प्लेज टू टेक द एम्परर डाउन, ठीक है ना, फ्रॉम द थ्रोन एंड टेक रिवेंज फ्रॉम द हुन्स, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हुन्स को उनकी गद्दी से ही उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका 3 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
हु वॉज मिहिरकुल, मिहिरकुल कौन था, राइट डाउन हिज एट्रोसिटीज। तो देखिए मिहिरकुल जो था ना वो आर्मी कमांडर था, ठीक है ना, वो हुंस का आर्मी कमांडर था। और इसका जो आगे का आंसर है कह रहा है कि उसने क्या एट्रोसिटीज की थी, राइट डाउन हिज एट्रोसिटीज। तो ये उसकी एट्रोसिटीज हैं, एट्रोसिटीज लूटिंग एंड फायरिंग ब्रिगेड स्टार्टेड एट द सेम टाइम, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, होली लाइट ऑफ द लाइब्रेरी वाज बर्न। और क्या था कि ही गॉड राइट, ठीक है ना, इन द पंजाब मालवा गुजरात एंड सिंध रीजन, ये एट्रोसिटीज उसने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वर हु वर द बारबर का, हु वाज द बर्बरिक कास्ट, होगा ये गलत लिखा है, बर्बरिक, हु वाज द बर्बरिक कास्ट हु कॉन्स्टेंटली अटैक्ड इन इंडिया। वो बर्बरिक कास्ट कौन सी थी, बर्बर जनजातियां जो बार बार हमारे इंडिया पे अटैक कर रही थी। तो देखिए ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पर इसका, ग्रीक, शाकास, कुशांस एंड हुनास, ठीक है ना, ये बर्बरिक जनजातियां थी जो बार बार हमारे धरती पर, हमारे भारत की धरती पर, भूमि पर अटैक कर रही थी। फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज पावर। तो ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में कैसी अजेय शक्ति होती थी, होगा इनविनिसिबल पावर। इन द एम्परर्स एम्पायर पर्सनल, जो एम्परर्स जो एम्पायर थे वो पर्सनल क्या थे, सेल्फिश वर नॉट मेयर नेम, ठीक है, उनके अंदर जो मतलब जो एम्परर थे, जो सम्राट थे, उनके अंदर बिल्कुल भी स्वार्थ नाम का चीज ही नहीं था। डैश बिकेम एंटेंगल्ड इन द फीट ऑफ एम्परर शीश करम। तो यहाँ पे होगा मिहिर कुल, ठीक है ना, वो जो है क्या कहते हैं, मिहिर कुल जो था वो एम्परर के फीट पर गिर गया था, ठीक है ना, यशोधर्म के चरणों पे गिर गया था, किसकी भीख मांग रहा था, अपने जीवन की भीख मांग रहा था, ठीक है ना। Shishakkarma. The public was disturbed to overthrow the, जो पब्लिक थी वो पूरी तरीके से परेशान थी और किसको उखाड़ फेंकना चाहती थी, फॉरेन किंग को, जो मतलब कि विदेशी आक्रमणकारी थे जो आके राजा बन के बैठ गए थे उनकी गद्दी पर, विक्रमादित्य की गद्दी पर, तो पब्लिक उन्हें उखाड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती थी। तो ये हमारा गुप्ता साम्राज्य का चैप्टर जो लेसन 5 और 6 में था ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।